Jai Hind friends, today is Wednesday 21st of June 2023. I am here going to take the class of the Hindu editorial analysis. I cover over here daily current affairs, editorial, PIB news down to earth. All amalgamations I provide over here at one place, which is very beneficial for your competitive examinations, especially if I talk about civil services exams. So let's get started. फ्रेंड दिस इज़ माय चैनल। मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ आपको द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरी तरफ बात करें तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती हैं। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को पूरे एकेडमी का ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको पीडीएफ पूरा मिल जाता है। कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ें, इस वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके और वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो आपको बता दें, ये सारी डिटेलिंग आपको चैनल के लिए दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। हर बार की तरह यूपीएससी के प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 2017 में जो क्वेश्चन पूछा था उसकी डिटेलिंग को आज यहाँ पर देखेंगे। तो ये क्वेश्चन था BIS मैंडेटरी है कि नहीं ऑटोमोटिव टायर में, ट्यूब में। एक मार्क क्वालिटी सर्टिफिकेशंस मार्क बात करती है, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से इशू होता है कि नहीं है। ये यहाँ पे क्वेश्चंस कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट वो बोल रहा है। तो पहले वाले का एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे यहाँ पे जल्दी से, ताकि क्या चीज़ें हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड मार्क ऑफ BIS है, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये कंपलसरी होता है। एकदम याद रखिएगा, ये मैंडेटरी होता है। किसके लिए? सर्टेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, IT गुड्स, सीमेंट, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, स्टील मटेरियल, ऑल टाइप्स ऑफ ऑटोमोटिव टायर्स, ट्यूब्स। तो पहला स्टेटमेंट एक्सट्रीमली करेक्ट है फ्रेंड्स, इसलिए ये चीज़ें याद रखिएगा। दूसरी तरफ एगमार्क और फसाई की बात करी जाती है। पहले तो ये बताइए आप हमें, फसाई किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जल्दी से बताइए। तो एगमार्क जो है एक क्वालिटी, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है फसाई को लेके। एगमार्क इज़ ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शंस। तो ये इसके द्वारा एक मार्क यहाँ पे दिया जाता है, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस करती है एक मार्क, और ये किससे जुड़ा होता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से जुड़ा होता है। फसाई की बात करी जाए तो ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में ये चीज़ें आई थी। इंस्पेक्शन क्या करती हैं ये, कि किस क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका इंस्पेक्शंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फसाई वर्क करती है इंस्पेक्शंस ऑफ एजेंसी, जबकि एगमार्क का काम सर्टिफिकेशंस देना होता है। तो ये थी सारी डिटेलिंग क्वेश्चंस 1 के लिए। आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये आपका सही है स्टेटमेंट। चलिए दूसरे क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस लगभग हमेशा ही आपको मिलती रहेगी। तो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है। PCS की बात कर लें हम अगर, तो PCS में ये क्वेश्चंस तो सीधे एक्ट के भी रूप में पूछ दिया जाता है, इसके शेड्यूल्स के बारे में पूछ दिया जाता है, यानी कई सारे क्वेश्चंस हर PCS में इससे बना दिए गए हैं। तो 1972 में ये एक्ट आया था, ये भी याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस एक्ट, और इसमें कौन सा कवर नहीं होता है। यहाँ पे ये पूछ रहा है किसी स्पेसिफिक कंडीशंस को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें क्या कवर नहीं होता है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें कैन नॉट बी हंटेड, क्या हंटेड नहीं किया जा सकता बाय एनी पर्सन, यहाँ पे ये चीज़ें पूछ रहा है। तो दूसरे एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है 4, जिसमें 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट आ जाता है। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस एक्ट आया जो उसके अंदर शेड्यूल्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे घड़ियाल को क्या रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है, और वाटर बफेलो यहाँ पे इंडेंजर्ड रखा गया है। इसलिए दोनों जो है शेड्यूल
1 में पढ़ते हैं। आपको बता दें शेड्यूल 1 में जो भी एनिमल पढ़ते हैं उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शंस दी जाती है। इट मीन्स यहाँ पे जो भी प्रोटेक्शंस होगा, लॉयन की कैटेगरी की प्रोटेक्शंस दी जाएगी, टाइगर की कैटेगरी की प्रोटेक्शंस दी जाएगी, ताकि इसमें चीज़ें सही ढंग से चलें। इंडियन वाइल्ड एस की बात करें तो ये भी इंडेंजर्ड है और इसको भी शेड्यूल 1 में रखा गया है। सबसे पहले बता दें यहाँ पे 6 शेड्यूल है और 6 शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो रिजेंबल करते हैं, इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं क्या कि किस तरह का प्रोटेक्शंस किस एनिमल को दिया जाएगा। तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्यूट प्रोटेक्शंस। आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस पिछले 2-3 एग्जामों में तो यहाँ से यूपीएससी सीधे सीधे पूछ चुका है, तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। शेड्यूल 1 कवर करता है इंडेंजर्ड स्पीसीज को। शेड्यूल 3 एंड 4 क्या कवर करता है? प्रोटेक्टेड स्पीसीज, लेकिन पेनल्टी रहती है कोई भी वायलेशंस हो गया उसको लेके यहाँ चीज़ें 3 और 4 में मेंशन है। बात करी जाए 5 की तो यहाँ पे शेड्यूल एनिमल को करता है जो कि हंटेड किया जा सकता है। ऐसे एनिमल जिनका हंटिंग किया जा सकता है वो 5th में आते हैं। सीधे सीधे बात करी जाए 1 से लेके 6 तक जाएंगे तो जो लॉ होगा वो जो होगा लूज होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा, और जो ऊपर होगा वो स्ट्रांगली स्ट्रिंजेंट लॉ बनता चला जाएगा। तो 6वें की बात करें तो इसमें प्लांट होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, क्या? कल्टीवेशंस और प्लांटिंग के लिए। तो 6वें में आपका प्लांट है और इसका कल्टीवेशन और प्लांटिंग दोनों में प्रोहिबिशन है, रोक है। तो ये सारी डिटेलिंग थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लेके। आशा करते हैं यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे आंसर 1 एंड 2 एंड 3 यहाँ पे ऑल इज़ द राइट आंसर। आप इनमें से किसी को भी नहीं मार सकते एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोविडेड बाय लॉ। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस बनाया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चंस निकाल के वो बना देता है। आगे बढ़ते हैं लेक की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे परासर लेक, और ये सारी लेक कहाँ पर पाई जाती हैं तो आपको बता दें ये हिमाचल प्रदेश की सारी लेक हैं। और ये डल लेक से कंफ्यूज नहीं होने का, डल लेक जम्मू कश्मीर में भी है और आपका एक हिमाचल प्रदेश में भी है। तो ये चीज़ें हैं, सारी लेक आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। ये चीज़ें याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पीआईबी न्यूज़ की तरफ, जो डेली आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि पीआईबी न्यूज़ जो आप डाल रहे हैं वो बहुत बेनिफिशियल्स है, इसलिए इसको अच्छे से आप डालते रहिए। तो जी हाँ, मैं अच्छे से ही इसको कवर करता हूँ और डेली जो पीआईबी न्यूज़ आता है उसको मैं आपके सामने लाकर रखता हूँ। खास करके वो जो न्यूज़ होती हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। वही चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव की बात करी जाए तो आपको लाभ पहुंचाते हैं, उन्हीं का यहाँ पे कंपाइल करके आपके सामने एक जगह लाता हूँ। चलिए पीआईबी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपके देश के? तो सभी लोग जानते हैं, जगदीप धनखड़ साहब। इससे पहले ये कहाँ पर किस पोस्ट पे कार्यरत थे ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिखें। तो ये अभी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जो हैं विजिट कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन, और श्री जगदीप धनखड़ और सुदेश धनखड़, तो ये दोनों लोगों के साथ यहाँ पे विजिट किए हैं बर्थडे ग्रीटिंग के लिए। किसके? तो द्रौपदी मुर्मू जी की बर्थडे के लिए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 20 जून को बर्थडे के रूप में यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे ये लोग आपस में मिले भी। दूसरी तरफ बात करी जाए IDY का, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 का, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहाँ पे प्लान किया है क्या? ओशियन रिंग ऑफ योगा। तो क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा, ये चीज़ें याद रखिएगा, अभी बता दे रहा हूँ मैं।
तो ये ओशियन रिंग ऑफ योगा जो है ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो मिनिस्ट्री याद रखिएगा, आयुष मिनिस्ट्री। ओशियन रिंग ऑफ योगा किस चीज़ के लिए है? तो ये सिंबलाइज करेगा यूनिटी और सॉलिडेरिटी किस चीज़ में? कोऑर्डिनेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अदर मिनिस्ट्रीज़ में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इंडियन नेवी शिप डिप्लॉय हुई है जो भी इंडियन ओशियन रीजन में, तो यहाँ पे इस थीम के साथ आगे बढ़ेंगी, वसुदैव कुटुंबकम। और यहाँ पे जितने भी शिप हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ के पोर्ट पे भी इसका ऑर्गेनाइजेशंस योगा का हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, जहाँ पे भी ओशियन रिंग ऑफ योगा है ये वाले बेल्ट में, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं किससे? ओशियन रिंग ऑफ योगा से। तो आयुष मिनिस्ट्री इस पे कार्य कर रही है। किस प्रकार से? सारी की सारी जो भी पोर्ट हैं विदेशों की, जैसे इंडोनेशिया की हो गई, मलक्का की हो गई, कोलंबो श्रीलंका की हो गई, अब तमशानिया का हो गया, तो ये यहाँ पे अपने अपने जो भी जहाज़ हैं वहाँ पर ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS ऑफिसर श्री अमित अग्रवाल यहाँ पे चार्ज लेते हुए नज़र आ रहे हैं, CEO के किस चीज़ के? UIDAI। तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यही आधार लेकर आया है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये इनका नाम याद रखिएगा। अमित अग्रवाल को CEO UIDAI की बना दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरदीप सिंह पुरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं और हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर भी हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होस्ट कर रही है क्या? नई दिल्ली में होस्ट कर रही है रिपब्लिक ऑफ इराक 18th इंडिया इराक जॉइंट कमीशंस। तो ये दिल्ली में हुआ है। पूछ दे कहाँ पे हुआ है? तो याद रखिएगा इराक के तरफ से अब्दुल गनी अब्दुल जहरा अल सवद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। दूसरी तरफ जो न्यूज निकल के आ रही है, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो आपका 19 जून को मनाया जाता है। इसमें क्या करा जा रहा है? तो अवेयरनेस लाया जा रहा है। सिकल सेल डिजीज से क्वेश्चंस कई बार आए हैं। तो सबसे पहले ये भी पूछ देता है ये किस प्रकार की डिजीज़ है? तो ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर एक डिजीज़ है जिसमें क्या हो जाता है? आपका रेड ब्लड सेल्स क्रेसेंट के शेप का हो जाता है, सिकल के शेप का हो जाता है। सिकल शेप क्या होता है? हंसिया, आप लोग देखे हैं ना हंसिया, उसके शेप का ये ब्लड हो जाता है। तो जो इसका ब्लड है गोल होने की जगह सिकल शेप हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आती है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस निकल के आती है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्लाइमेट को लेके न्यूज़ है। तो यहाँ पे अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से सीवियरली अफेक्ट हो रहे हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा प्लस फौना दोनों आ जाते हैं। जब भी मैं फ्लोरा फौना की बात करूं तो यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट करता हूँ? एनिमल एंड प्लांट किंगडम। तो दोनों किंगडम को मैं रिजेंबल करता हूँ। और किस रीजन में ये चीज़ें हो रही हैं? तो हिंदू कुश हिमालय वाले रीजन में ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले थोड़ा देखेंगे हम हिंद कुश वाला रीजन कौन सा है। तो ये आपका जो है हिंद कुश वाला रीजन, यहाँ पे ऐसे करके हिंद कुश वाला रीजन आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्या सफ़र कर रही है फ्लोरा फौना, किस तरीके से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, उसको हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ रही है हिंद कुश हिमालय पे। बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की सर्विसेज की बात करी जाए तो HKH हिंद कुश हिमालयन रीजन में तो ये बहुत ही ज़्यादा थ्रेटेंड कर रही है और बहुत इम्पैक्ट डालती हुई नज़र आ रही है। किस चीज़ पे? ग्लोबल टेम्परेचर जैसे बढ़ रही है अगर, तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस को भी अगर हम कंट्रोल कर ले जाते हैं तो भी हिंद कुश हिमालयन जो बेल्ट है उस रीजन में इम्पैक्ट नहीं रुकेगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर तो पहले से ही अलग प्रकार से स्टेबल टेम्परेचर था। लेकिन अब जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण यानी मानव के एक्टिविटी के कारण यहाँ पे चीज़ें बदल चुकी हैं। तो यही चीज़ें बताई जा रही हैं। यहाँ पे सफ़र हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेज आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, जो कि एंथ्रोपोजेनिक चेंज की वजह से ये चीज़ें
बढ़ी हैं। ह्यूमन फुटप्रिंट यानी कार्बन की मात्रा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो जो लैंड कवर है वो भी बदल गई हैं, लैंड यूजेज वो भी बदल चुकी हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला गया है? तो ICIMOD के द्वारा निकाला गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा ये चीज़ें बोली गई हैं। क्या चेंजेज किस स्पेसीज में आ रहे हैं, किस क्षेत्र में आ रहे हैं, किस प्रकार के चेंजेज आ रहे हैं, वो भी अगर देखें तो हमें ये मिलता है कुछ ऐसे स्पेसीज हैं जिन्हें बेनिफिट मिल रहा है ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और कुछ ऐसे हैं मेजॉरिटी ऑफ जो यहाँ पे नेगेटिवली अफेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी इंसिडेंट होता है प्रॉज और कॉन्स दोनों होते हैं। जो टाइमिंग की बात करी जा रही है यहाँ पे, लीफ जो पत्तियां अपनी छोड़ती हैं पेड़ पौधे, और फ्रूटिंग की बात करी जा रही है जिस सीजन में, इसमें काफ़ी बदलाव नज़र आया है, तो जिसके कारण डिक्रीज इन द सर्वाइवल ऑफ प्लांट भी नज़र आ रहा है। अब सही समय पे अगर मान लीजिए एक पत्ती अपना पत्ती शेड आउट नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पत्तियों की रिक्वायरमेंट जल की अधिक हो जाएगी, जिसके कारण अगर वहाँ पे पानी की कमी है तो पेड़ वैसे ही सूख जाएगा, क्योंकि पत्तियाँ तो बहुत सारी पानियों को रिक्वायरमेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसीलिए सारी चीज़ें बनाई गई थी नेचर के द्वारा कि वो चीज़ें बैलेंस हो। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं अपने समय से, फ्रूटिंग नहीं हो रही है, लीफ फॉल नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए, एडवांसमेंट भी हो रहा है, साथ ही साथ डिले भी हो रहा है। किसमें? फ्लावरिंग ऑफ हिमालयन। तो हिमालयन रीजन में ये रोडोडेंड्रॉन्स जो है, यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी बना चुकी है कई बार, तो और स्टेट पीसीएस भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनाए हुए हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो रोडोडेंड्रॉन्स आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय दोनों में पाए जाते हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन नेपाल एंड नियर बाई HKH रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट चाइना वाले रीजन में भी ये पाया जाता है, और रोडोडेंड्रॉन में कहीं कहीं ये समय से पहले आ रहे हैं, कहीं कहीं बहुत डिले होके भी ये चीज़ें आ रही हैं। ये फ्लावरिंग का ग्रुप है। चेंज इन स्नोफॉल पैटर्न, जो स्नोफॉल का पैटर्न है उसमें भी बहुत सारी बदलाव हुई है, टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सारी शिफ्टिंग भी, ट्री लाइन की शिफ्टिंग नज़र आ रही है। जैसे कि मान लीजिए ये है ट्री लाइन, यहाँ पे ट्री है और यहाँ पे ट्री नहीं है, तो ये ट्री लाइन की भी शिफ्टिंग होती हुई नज़र आ रही है। मेनी प्लांट स्पीसीज हिमालयन में जैसे कि पाइन है, शिफ्टेड हुए हैं अपवर्ड एट द रेट ऑफ 11 to 54 मीटर। तो अपवर्ड शिफ्टिंग होती हुई नज़र आ रही है, नीचे से अपवर्ड शिफ्टिंग हो रही है आपके वेस्टर्न हिमालय में। तो ये हिमालय, हिंदुकुश हिमालय का बातें चल रही थी, सारी डिटेलिंग आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसकी बातें हम लोग कर रहे थे हिंदुकुश हिमालय की, जो कि कवर कर दिया मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ एंड फैक्ट्स की तरफ। कुछ न्यूज़ एंड फैक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, कुछ लास्ट में न्यूज़ एंड फैक्ट्स मैं रखता हूँ। तो यहाँ पे चीज़ें देख लीजिए, न्यूज़ एंड फैक्ट्स अभी जो आ रहा है आपके सामने, असम राइफल जो हैं आपके असम में ये चीज़ें होती हैं। तो असम कहाँ है? असम देख सकते हैं आपका, ये रहा आपका असम, 7 सिस्टर स्टेट जो होता है नॉर्थ ईस्ट में, ये असम है। तो असम एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पे सारे स्टेट से बाउंड्री अपना टच करता हुआ नज़र आता है। प्यारा स्टेट असम। यहाँ पे एडिशनल ट्रूप यहाँ पे भेजी गई है ताकि ये जो मणिपुर में इंसिडेंट हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके, स्टॉप किया जा सके। लेकिन ये चीज़ें वायलेंस बहुत तीव्र गति से स्टेट में हो रही है, इसलिए असम राइफल को और एडिशनल ट्रूप यहाँ पे मंगाने की ज़रूरत पड़ गई। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता हाई कोर्ट में डिसीजन डाला गया था कि सेंट्रल फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है अभी लोकल इलेक्शंस के लिए कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, वो चीज़ें हटा ले। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इससे डिनाई कर दिया है और ये अपील किया है कि ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। फ्री और फेयर पंचायत इलेक्शंस जो जुलाई 8 में होनी है उसको लेके बातें बोल रहा है, तो अलाउ कर दिया है सेंट्रल फोर्स, जाओ भाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे न्यूयॉर्क की तरफ पहुँचे हैं अभी रिसेंटली, और ट्यूसडे को उनका फर्स्ट
स्टेट विजिट होनी है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, और शेड्यूल किया गया है किस डेट को, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आज के डेट मनाया जाता है 21 जून को, ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और इसका थीम अगर पूछ दे तो वसुधैव कुटुंबकम वी के याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो आने ही हैं किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी रूप में आएगा। वेस्ट बंगाल के गवर्नर का क्या नाम है, तो यहाँ पे सीवी आनंद बोस, ये भी याद रखिएगा क्योंकि न्यूज़ में चल रहे हैं। और ये ऑब्जर्व किए हैं क्या, स्टेट का फाउंडेशन डे। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो गई, वेस्ट बंगाल कभी स्टेट फाउंडेशंस डे सेलिब्रेट नहीं करता है, ऐसा वहाँ की दीदी बोलती हैं, ममता बनर्जी बोलती हैं। इसलिए ये चीज़ें बोली गई कि आप इसको सेलिब्रेट ना करिए, लेकिन यहाँ पे सीवी आनंद जी इसको सेलिब्रेट करते हुए नज़र आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे ट्रबल्ड पाकिस्तान को लेके यहाँ पे इशू निकल के आ रहा है। 9 मई पाकिस्तान की बात करें तो फॉर्मर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अरेस्ट करी जाती है, किस केस में, करप्शंस वाले केस में। यहाँ पे कंट्री की जो पावरफुल मिलिट्री है वो डिसाइड करती है क्या, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है उसको किस हद तक नीचे किया जाए, हटाया जाए, गिराया जाए। तो ये टसल स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान के अंदर किस किस चीज़ों के लेकर, पीएम एंड मिलिट्री, इन दोनों में आपसी मतभेद हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जी उस वक्त क्या करते हैं, मिलिट्री के बातों को भी नहीं मानते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे इशू निकल के आता है। तो मिलिट्री और पीएम में टसल शुरू हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे इनको त्यागना पड़ता है अपना पोस्ट, क्योंकि ये मिलिट्री क्या करती है, जो भी इनकी पार्टी के जो मेंबर हैं, कोर मेंबर, उनको थ्रेटन करना शुरू कर देती है, जिसके कारण वो लोग किसी न किसी रूप से पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके मिल जाते हैं। तो ये इशू निकल के आ रही है। तो ये टसल शुरू है, उसकी कहानी की डिटेलिंग को देखेंगे। आर्मी लीडरशिप की बात करी जा रही है यहाँ पे। इमरान खान जो चीज़ लेके आए हैं कि ये पहली बार इतिहास में चीज़ें हुई हैं कि कोई ऐसी पार्टी जो अपोजिशंस में भी हो और ये मिलिट्री से पंगे ले रही हो। तो मिस्टर खान और उनकी पीटीआई मिलिट्री की टारगेट पे हैं, और ये भी बात करी जाए मिलिट्री को भी पीटीआई टारगेट कर रही है। तो दोनों एक दूसरे का टारगेट करते हुए रहा, और ये अनप्रेसिडेंटेड मैनर में, आज तक इतिहास में ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी। तो ये यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। खान को 9 मई को अरेस्ट कर लिया जाता है, और इनको ये एलिगेशंस भी लगाते हैं अरेस्ट करने के बाद कि हो सकता है मेरा हत्या भी कर दिया जाए। तो असैसिनेशंस की बातें बोली जा रही हैं। आईएसआईएस ऑफिसर्स यहाँ पे सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ के मेजर जनरल फैजल नासिर जो हैं, इनके ऊपर आरोप लगाते हैं वहाँ के भूतपूर्व पीएम। दूसरी तरफ बात करी जा रही है 75 साल के इतिहास में ये जो चीज़ें हुई हैं, कोई भी आदमी को चैलेंज करता हुआ नहीं नज़र आया। पाकिस्तान के मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं अवेंज ले रही हैं, वेंज ले रही हैं। इसका क्या मतलब होता है, बदला। तो यानी बदला लेती हुई नज़र आ रही हैं, पब्लिक ह्यूमिलिएशंस करती हुई नज़र आ रही हैं। मिस्टर खान के पार्टी लीडरों की भी बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे दोनों लोगों को, पार्टी लीडर और उनको हर प्रकार से ख़त्म करने का प्लान बन रहा है कि किस प्रकार से इस पार्टी को, पीटीआई पार्टी को नीचे किया जाए, जो अभी बहुत सारी फेम और पॉपुलैरिटी लेके रिसेंटली इलेक्शंस में आए हुए थे। 9 मई के हैवी प्रोटेस्ट के बाद खान के सपोर्टर आर्मी जनरल के हेडक्वार्टर पे पहुंच जाते हैं रावलपिंडी। वहां पे बहुत सारी तोड़फोड़ भी मचाई जाती है। तो खान के भी सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से ये सारी इशू निकल के भी आती है। देखिए, कोई भी अगर इलेक्ट होके आता है तो वहाँ पे मिलिट्री से मिलके रहना पड़ता है। ये पाकिस्तान का लॉ और सिस्टम चलता है उस प्रकार से। आर्मी इतना ही तक नहीं रुकी, आदमी आगे भी बढ़ने को तत्पर है, और यहाँ पे ऑफिशियली ये चीज़ें छोड़ती हुई नज़र आ रही हैं पार्टी। और जो प्रेशर्स है वो मिलिट्री की प्रेशर लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। किस पार्टी मेंबर पे, पीटीआई के जो भी कोर मेंबर हैं उनके ऊपर, कि जेल जाने के डर से और भी बहुत सारे दबाव ये करती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण लोग पार्टी को छोड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मिलिट्री is using Mr. Khan and
पीटीआई एज एन एग्जाम्पल टू वार्न। तो यहाँ पे वार्निंग के रूप में देखिए, कहीं ना कहीं वार्निंग के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पे डराया धमकाया भी जा रहा है, जिसके कारण लोग इमरान खान को एक प्रकार से थ्रेट के रूप में यूनिटी विद इन द मिलिट्री के रूप में भी देखते हैं। तो जो मिलिट्री के लोग हैं वो तो सपोर्ट करेंगे ही, जो पार्टी के लोग थे पीटीआई के, वो लोग भी यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मिलिट्री कितनी शक्तिशाली है वहाँ की, इस इशू को वो जानते हैं। तो ये चीज़ें सारी निकल के आ रही हैं। खान के सपोर्ट में जुडिशरी आई थी, जिसके कारण मतलब सपोर्ट में नहीं, वो अपना लॉ जो कह रहा था उसकी वजह से यहाँ पे बेल तो उस वक्त दे दी गई थी, लेकिन आज के डेट में चीज़ें पुनः उल्टा नज़र आ रही हैं। तो ये जो टेंशन था जुडिशरी और मिलिट्री के बीच में, ये उस वक्त खड़ी हो गई थी। अगर बात करी जाए तो जो जुडिशरी थी और जो मिलिट्री थी और आपके पीएम थे, तो पीएम को जुडिशरी बोली कि इनको तुरंत बेल दिया जाए, रिलीज किया जाए, जो भी चार्जेज आप लगाए हैं आप इन्वेस्टिगेशंस करिए, अगर वो मिलते हैं तब आप इनको अरेस्ट करिए। तो जुडिशरी कहीं ना कहीं हेल्प कर दी, इसलिए मिलिट्री भी नाराज़ है। तो जुडिशरी और मिलिट्री की भी टसल चलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं, ये जो सिविल वार की तरफ मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरता हुआ अभी रिसेंटली नज़र आ रहा है, बहुत सारी सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, उसके बावजूद आपस में सिविल वार करने की ये जो अभी सही टाइम नहीं है, राइट टाइम नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आर्मी जो है और मिलिट्री एंड पीएम, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं टसल चलता हुआ नज़र आ रहा है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर उभर के आई है और सिविलियन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे वीकर होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का सामना किए हैं, जैसे कि घर लोगों के जला दिए गए और फ्लड और शॉर्टेज, ये सारी चीज़ें, पावर आउटरेज और पावर सप्लाई, ये सारी चीज़ों में कमियां नज़र आ रही हैं आपके पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट सही से है नहीं, क्योंकि भैया मिलिट्री रूल चलाएगी अगर देश में तो यहाँ पे आतंकवादी पनपेंगे ही, टेररिज्म पनपेंगे ही, यहाँ पे तालिबानी पनपेंगे ही। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो रही हैं, तो डेवलपमेंट देश का कैसे होगा। तो यहाँ पे ये इशू निकल के आ रही हैं, जो प्रॉस्पेक्ट है भविष्य में क्या हो सकता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ यहाँ पे देखना चाहिए, जो कि अभी आपके सपनों से बहुत दूर है। यानी यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं देख रहा है गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं फोकस कर रही है गवर्नमेंट, सोशल नीड की तरफ नहीं देख रही है गवर्नमेंट, पुअर लोगों का क्या हाल है उसकी तरफ नहीं देख रही है गवर्नमेंट, यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं वो नहीं देख रही है, फ्लड जो आ रही है और जो स्टॉर्म अभी आई है बाईपरजाय, उसके तरफ क्या स्टेप्स हो सकता है वो नहीं देख रही है। यहाँ पे आपसी टसल चल रहा है सिविल वार के रूप में, वहाँ पे ये चीज़ें किस प्रकार से पाकिस्तान को नीचे ग्राफ में गिराती हुई नज़र आएंगी। तो हम लोग समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें, अगर हम इस प्रकार से चलेंगे तो किस प्रकार से ये पाकिस्तान कहाँ पहुँचेगा, ये सोचने योग्य बातें हैं। तो वही बातें बोली जा रही हैं, अपने ड्रीम को ये पूरा नहीं कर रहा है, जो नीड है उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा है। ये थी सारी डिटेलिंग पाकिस्तान के इशू को लेके, किस प्रकार से पाकिस्तान में जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो किस प्रकार से हो रही हैं, वो सारी डिटेलिंग आपको बता दिया गया। ये रहा आपका पाकिस्तान, ये रहा अपना प्यारा भारत। दोनों देश एक समय पर आज़ाद हुए थे, लेकिन आज इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। तो ये दोनों कंट्री का देखिए क्यों दोनों में इतना अंतर आ गया, क्योंकि एक जगह कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो किया, दूसरी जगह शरिया जो उनका रिलीजियस लॉ है उसको फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे यही इशू है, एक इक्वालिटी की बातें नहीं होती हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं इशू नज़र आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए एडिटोरियल की तरफ। तो हम देखेंगे यहाँ पे सेमीकंडक्टर को लेके यहाँ पे नया न्यूज़ निकल के आया है, उस सेमीकंडक्टर की सारी डिटेलिंग को हम देखेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे, क्या उसका आज के समय में ट्रेडिंग सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, क्या नीड है, क्या किस प्रकार से ऑब्स्टैकल है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हुए नज़र आएंगे। बात करी जा रही है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस की। तो फैब्रिकेशंस का क्या मतलब होता है,
कोई भी चीज़ें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो फैब्रिकेशंस में आ जाता है, कोई चीज़ें बना रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं तो वो फैब्रिकेशंस में आ जाता है। तो इंडिया इज़ नॉट मेयर ह्यूब्रिस, इसका क्या मतलब होता है? मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंडिया केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं है बल्कि यहाँ मार्केट भी है। तो ये सच्चाई है कि यहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, हर हाथ में लगभग 2-2 फ़ोन आ जाते हैं। और डाटा कंजम्पशंस की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम डाटा कंजम्पशंस कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो ये जो स्ट्रेटजिक रीजन है, कारण है, ये तो भारत के पास है ही, क्योंकि हम जानते हैं आने वाले समय में हम लोग इसका किस प्रकार से यूजेज कर सकते हैं। इसलिए 2022 में सेमीकंडक्टर मिशंस को लाने का प्रयास किया गया था। लेकिन आज की सच्चाई अगर देखें तो हम अभी भी अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं कि इंडिया किस प्रकार से फैब को सेटअप करेगा। अब ये फैब क्या होता है भाई? फैब आपको यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ये फैब कई बार वर्ड यूज होंगे, इसलिए आपको यहीं पे मैं क्लियर कर दूंगा। फैब का मतलब होता है ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो माइक्रो चिप बनाती हैं। तो जो भी माइक्रो चिप, जैसे सेमीकंडक्टर की चिप हुई, बहुत छोटे छोटे चिप हुई, नैनो चिप हो गई, इसको फैब बोला जाता है, फैब यूनिट। तो ये एक प्रकार से इंडस्ट्री है जो माइक्रो चिप बनाती हैं। तो जो फैब है वो चीज़ें आप आशा करते हैं क्लियर हो गई होंगी। तो इस कंसर्न में यही बातें बोली जा रही हैं कि ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम किस प्रकार से अपने जो पहले वाले अटैम्प्ट थे जिसमें हम लोग फेल हुए हैं उसको किस प्रकार से दूसरे अप्रोच से लेके आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात करी जा रही है कि सीरियस अटैम्प्ट 2007 में हम लोग किए थे, जो SIP स्पेशल इंसेंटिव पैकेज के रूप में आया था, लेकिन ये जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ये तो पहली बात हुई। दूसरा अटैम्प्ट की बातें बोली जा रही हैं। मॉडिफाइड SIP आई 2012 में, ये भी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की, थोड़ी इसमें सही ज़रूर हुई। तो यहाँ आफ्टर ओवर 2 years ऑफ एक्सपेंसिव आउटरीच की बात बोली जा रही है। जो ऑल द मेजर फैब कंपनी इन द वर्ल्ड हैं, जैसे कि इंडिया केम क्लोज टू हैविंग ए फैब। तो इंडिया में अभी भी बहुत सारी चीज़ों का आना बाकी है, ये नहीं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो होने बाकी हैं ही। ये चीज़ें बोली जा रही हैं। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री के पास सेमीकंडक्टर का हब है, लेकिन इंडिया के पास अभी डेवलपिंग स्टेज में हम हैं, इसमें हाथ डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। कैबिनेट यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर सकता है। जो भी कंपनीज हैं जैसे कि IBM और इजराइल कंपनी, तो यहाँ पे टावर जज, ये सारी कंपनी मिलके यहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकती हैं। हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन और ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी कंपनी, भारत की अगर कंपनी, ये भी कंपनी अपना हाथ रोल प्ले कर सकती हैं। किस चीज़ में? सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने में। 2 फैब की बात करी जा रही है, फेब्रुवरी नहीं, यहाँ पे फैब्स, जो अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सेमीकंडक्टर की। तो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन की। तो 10 बिलियन ह्यूज अमाउंट होता है फ्रेंड्स, ये चीज़ें याद रखिएगा। और गवर्नमेंट ऑफर करता है इंसेंटिव। जाहिर सी बात है, अगर सेटअप करानी है तो इंसेंटिव सब्सिडी पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी इसमें कोई नया चीज़ है तो हाथ डाल पाएगा। तो 5 बिलियन के आसपास कैश और टैक्स कट यहाँ पे मिल सकती है। ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। लोकेशंस फॉर फैब की बात करी जाए तो यहाँ पे फाइनलाइज्ड लैंड वो अलॉट हो गई थी, लेकिन अभी दोनों चीज़ें यहाँ पे फेल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। अभी देखेंगे हम सेमीकंडक्टर, तो ये इन्हीं की हम बातें कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं। पहले ये जो चिप होती थी ये अलग अलग चीज़ों में होती थी, बड़े बड़े रूप में होती थी और ये इस प्रकार से होती थी, लेकिन अब जो है एक ही चिप में बहुत सारे फंक्शंस को एक ही चिप में कुरेद दिया गया है, जिसके कारण ईजी प्रोसेस हो गई है, यानी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गई है। अब हम देखेंगे थोड़ी बैकग्राउंड में जाके कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती क्या है। अगर क्वेश्चंस आ जाए यूपीएससी में तो आपका चीज़ें छूटती नहीं चाहिए, यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसेस वेफर की होती है, एक जो बनाने की प्रोसेस होती है। ये सबसे पहली प्रोसेस होती है। फाउंडेशंस होती है सेमीकंडक्टर की, किस प्रकार से सेमीकंडक्टर बनेगा, तो वो उसका फाउंडेशन स्टेज होता है, उसको प्रोसेस में बोलते हैं वेफर। दूसरा ऑक्सीडेशंस होता है, तो यहाँ पे क्रिएट करता है ऑक्साइड फिल्म वेफर के सतह के ऊपर।
दूसरा फोटोलिथोग्राफी होती है, इसमें सर्किट को डिजाइन किया जाता है, इसके अंदर क्या सर्किट होगी, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, पावर कहाँ से मिलेगा, तब जाके प्रोसेस करेगा। ईचिंग की प्रोसेस होती है, यानी अननेसेसरी जो मटेरियल लग जाते हैं इसमें उसकी सफाई होती है। डिपोजिशंस ऑन ऑयल इम्प्लीमेंटेशंस यहाँ पे होती हैं। कोटिंग थिन फिल्म एट ए डिजायर्ड मॉलिकुलर और एटॉमिक लेवल ऑन टू ए वेफर। तो ये सारी चीज़ें ये बोली जाती हैं यहाँ पे। एक सेकेंड फ्रेंड्स, अभी आते तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे मैं बताया। दूसरी तरफ बात करी जा रही है मेटल वायरिंग की, तो यहाँ पे अलाउ करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से फ्लो करेगी और डिपॉजिट करेगी थिन मेटल फिल्म। तो जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो देखिए पतले पतले ये जो चीज़ें हैं ये तार का कार्य करते हैं, तभी इस यहाँ से प्रोसेस होके चीज़ें जाती हैं, और ये जो है चिप्स हैं। ईडीएस में क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है टेस्टिंग की, ये कोई इसमें गड़बड़ी तो नहीं है, तो इसमें ईडीएस होती है, लास्ट में पैकेजिंग हो जाती है, फाइनल वेफर कट के निकल जाता है, और यही चिप के रूप में आपको और इंडस्ट्री को प्राप्त होती हैं। तो इन्हीं का उपयोग आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में, मोबाइल फ़ोन में, गैजेट्स में यहाँ पे यूज होता है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ये जो है सेमीकंडक्टर फैम इंडस्ट्री 20 साल पहले ही इसमें हाथ डाल दिया था, जिसके कारण आप लोग चाइनीज़ फ़ोन का ऐसा कोई भी नहीं हो जो यूज़ नहीं किया हो। तो सभी लोग चाइना के फ़ोन को यूज करके सस्ते में सभी लोगों ने यूज किया। आज वही जो चाइना की छोटी छोटी कंपनी हैं आज बड़े बड़े फ़ोन बनाती हुई नज़र आ रही हैं। तो यही है जो MI है, जो ओप्पो है, ये सब पहले छोटी छोटी कंपनियां थीं, आज बड़ी कंपनियां के रूप में उभर के आई हैं। यहाँ पे वो सारी बातें बोली जा रही हैं इसको लेके कि जो भी हम अपने डीले करके डाल रहे हैं हाथ, चाहे जो भी आज का समय है, लेकिन ये राइट टाइम है, हमें डालना चाहिए इसमें हाथ, और अच्छे से सपोर्टिव वे में हाथ डालना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बात बोल रहे हैं क्या कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जैसे कि चाइना जो चिप प्रोडक्शंस करता है वो बहुत तीव्र गति से प्रोडक्शंस करने के बाद यहाँ पे राइज हुआ। जाहिर सी बात है, वर्ल्ड में जो डिमांड थी वो गैजेट की थी, तो यहाँ पे आज की लाइफ गैजेट फ्री बिल्कुल नहीं हो सकती, सभी लोग गैजेट पे डिपेंडेंट हैं। तो आप एक मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं वो भी एक गैजेट है, लैपटॉप चला रहे हैं वो भी एक गैजेट है, आपका डोरवेल वो भी एक गैजेट है। तो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट गैजेट ही है सामान्यतः। तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। यूएस की बात करी जाए तो यहाँ पे भी ये एक गेम चेंजर है, इसमें भी यूएस आगे है, ऐसा नहीं है कि यूएस इसमें पीछे है। तो ये चाइना इस सब चीज़ को रियलाइज़ किया और मेजर प्रोड्यूसर यहाँ पे उभर के आया हुआ है। दूसरी तरफ लास्ट ईयर यूएस की बात करें तो यहाँ पे जो वेस्टर्न एलाइज हैं ये ब्लॉक कर दी ट्रांसफ़र ऑफ द लेटेस्ट फैब रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू चाइना, जो कि अभी इशू में ये चीज़ें हैं। तो माइक्रॉन जो मैं पिछले कई दिनों से आपको पढ़ा रहा हूँ, माइक्रॉन एक कंपनी है जो चिप बनाती है। कहाँ की कंपनी है? USA की कंपनी है। क्वेश्चन आ सकता है, एक सिंगल लाइन में तो क्वेश्चन आ ही सकता है, इतना तो है इसकी रिलेवेंसी। दूसरी तरफ बात करें तो ये यूएस क्या हुआ, तो यूएस की ट्रेड डेफिसिट चल रही थी आपके चाइना से। तो जो चाइना से ट्रेड डेफिसिट चल रही थी इसको कम करने के कारण यूएस ने क्या कहा कि जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग दे रहे हैं वो फैब रिलेटेड जो भी मटेरियल सेमीकंडक्टर से हम चाइना को प्रोवाइड करते हैं वो हम अब नहीं प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण ये अपना सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ और आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो यूएस इनेक्ट कर दिया था 2022 में ही चिप एंड साइंस एक्ट यहाँ पे, और 40 बिलियन के आसपास यहाँ पे सब्सिडी के साथ मार्केट में भी उतरा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लरिश भी करेगी इसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो भी चिप बनाने वाली इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और $40 बिलियन कोई कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। तो दूसरी तरफ बात करी जाए अगर यूरोपियन यूनियन, तो ये भी सैंक्शंस किया है $7.4 बिलियन। तो ये फ्रांस में अपने फैब को इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पे इंडस्ट्री समझ लीजिए, फैब मतलब इंडस्ट्री
किस चीज़ की? तो सेमीकंडक्टर की। तो इंडिया को भी इस प्रकार से हाथ डालने की ज़रूरत है और यहाँ पे इस प्रकार से चिप के फील्ड में एंट्री लेने की ज़रूरत आ गई है। इन्वेस्टमेंट की बातें करें सेमीकंडक्टर में तो यहाँ पे ये तो बहुत रिस्कीएस्ट है, तो इसीलिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इसमें आने से पहले कंफ्यूज में हैं, सोच रही हैं, विचार कर रही हैं, टाइम ले रही हैं कि इसमें हाथ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। बिलियंस ऑफ डॉलर की बातें बोली जा रही हैं, यहाँ पे नीड टू बी रिकवर्ड। अगर टेक्नोलॉजी जो चल रही है वो ऑब्सोलेट हो गई हैं तो बहुत बिलियंस ऑफ रुपीज़ यहाँ पे वेस्ट होती हुई नज़र भी आएंगी। दूसरी तरफ बात करी जाए टेक्नोलॉजी में अगर हाथ डालना है तो नई टेक्नोलॉजी अगर आती है तो यहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाएगी। इसका क्या मतलब होता है? यानी ओल्ड हो जाएगी ये टेक्नोलॉजी, तो इसका उपयोग नहीं करेगा। आपको बता दें सिंपल सी एग्जाम्पल्स के रूप में कि याद रखिए जब फ्लॉपी आता था 125 KB का, और फ्लॉपी के बाद आपका आया ये सारी चीज़ें CD, फिर DVD, तो इसमें ये डाटा स्टोर करके हम लोग रखते थे। उसके बाद आ गया पेन ड्राइव, फिर आ गया हार्ड ड्राइव, ये सारी चीज़ें आती हुई चली गई। अब हम लोग एक छोटे से चिप में 10-10 TB का स्टोरेज कैपेसिटी है। तो ये डेवलपमेंटल स्टेज है, ये सारी ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी हो गई, तो इसका उपयोग क्या होगा मार्केट में आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी सोचा जा रहा है कि किस प्रकार से सोच के हाथ डाला जाए, कितना कॉम्पिटिशन्स है, क्या सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को लेके चलना है, क्या यूजेज हैं, सारी चीज़ों को कंसीडर करने की बातें बोली जा रही हैं। क्या डिफ़िकल्टी है यहाँ पे, वो सब चीज़ें अगर देखें हम तो डोमेस्टिक मार्केट की बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो सेमीकंडक्टर का कोई निर्माण कर रहा है तो यहाँ पे 1996 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट आई थी, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, जीरो कस्टम ड्यूटी और फ्राइट टू प्राइस रेशियो। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशंस का प्राइस उस रेशियो से है वो छोटा है और जीरो कस्टम ड्यूटी भी है। तो यहाँ पे क्या ये चीज़ें हैं जो आपको समझना है बेसिक, वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट एक्ट के तहत आएगी आपके भारत में, तो एक ही जगह पे एक ही प्लेस में आपको सब चीज़ बनाकर असेंबल कर कर पैकेजिंग कर कर मार्केट में भेजना है। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं जबकि टेक्नोलॉजी ही आपके पास नहीं है, आपके पास एसेट ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आपके पास मार्केट भी सही से अगर बात करी जाए, मार्केट का मतलब क्या है, मार्केट तो भारत में है लेकिन मार्केट ओरिएंटेड चीज़ें आप डेवलप करने में भी तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो आपको एसेसरीज़ की चीज़ें ज़रूरत हैं, जैसे कि चिप बनाने के लिए, तो उस प्रकार की जो इन्वायरमेंट ज़रूरत है क्या आप प्रोवाइड कर देंगे? ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं, यहाँ पे जो इकोसिस्टम चल रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग की, कि ग्रीन फील्ड की चीज़ें होनी चाहिए, यानी पोल्यूशंस भी नहीं मचाने हैं भैया, ये भी बातें बोल रहे हैं। तो ये भी एक इशू है। 100 ऑफ केमिकल्स और गैसेस का इस्तेमाल होता है जो भी चिप फैब्रिकेट करता है, तो ये पोल्यूशन तो मचाता ही है। इसको किस प्रकार से हम लेके चलेंगे, किस प्रकार से एक सही तरीके से इसका उपयोग करेंगे। एबंडेंट क्लीन वाटर का उपयोग भी होता है इसको बनाने में, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। ये सारे इक्विपमेंट पुअर क्वालिटी, लो यील्ड, ये सब अगर होंगे भारत में तो ये आपके फैब इंडस्ट्री को फेल करती हुई नज़र आ सकती है। एनालॉग चिप और लॉजिक चिप, दो चिप यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो एनालॉग और लॉजिक चिप ये थोड़ा क्लासिक हो गई और ये लॉजिक थोड़ा मॉडर्न चिप हो गई, ये लाइट वेट की चिप होती हैं। यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं कि ये लिस्ट स्ट्रेटजिक वैल्यू रखती हैं, यानी इनकी जो है डिमांड थोड़ी कम है, लेकिन मेमोरी फैब यूज मोस्ट एडवांस फीचर हैं इसमें। और दूसरी चीज़ें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एनालॉग फैब कैन बी इवन एज लार्ज एज 130 नैनोमीटर, लेकिन लॉजी फैब ये बहुत छोटे भी होते हैं, तो ये 10 नैनोमीटर तक चीज़ें भी हो जाती हैं, इससे कम भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें बोल रहे हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ क्या बातें बोल रहे हैं, ये ATMP जो इम्पोर्टेंट है, एक
ईजियर ऑप्शंस होना चाहिए, किस प्रकार से असेंबल हो, टेस्टिंग हो, पैकेजिंग हो, मार्केटिंग हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फैब इंडस्ट्री इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए ज़रूरी हैं भारत में। तो इसको किस प्रकार से भारत में आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। इंडिया की स्ट्रेटजी की बात करी जाए तो न्यू लॉजिक फैब इंडस्ट्री जो सेटअप करने की बात करी जा रही है। चाइना इसमें बहुत पहले से ही अपना हाथ डाल चुका है, उसका अपना लॉजिक फैब इंडस्ट्री बहुत सारी है। तो यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों की बातें बोली जा रही हैं। ये इकोसिस्टम किस प्रकार से तैयार करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को किस प्रकार से स्किल करेंगे, ये सारी टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से लाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पे किस प्रकार से खर्च करना है और पैसे इन्वेस्ट करना है, ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है। तो ये जो टिज़ॉल्व कंपनी है ये एक्वायर्ड करी गई है अभी रिसेंटली टाटा के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है, तो वन लाइनर क्वेश्चंस तो बन ही सकते हैं, ये इसकी रिलेवेंस समझ सकते हैं। तो टिज़ॉल्व कंपनी अभी रिसेंटली टाटा एक्वायर करी है और ATMP 2013-14 के आसपास सेटअप करी है। ATMP एक सक्सेसफुल पैकेजिंग चिप है 7 नैनोमीटर फीचरिंग साइज के साथ, जबकि चाइना की बात करी जाए तो 100 ATMPs यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ पे निकल के आई हुई है। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको नैनो चिप को लेके सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए शुरू करते हैं नए एडिटोरियल को, नए न्यूज़ को। तो यहाँ पे UPI को लेके यहाँ पे कुछ न्यूज़ है उसको हम समझेंगे। तो UPI क्या है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। इसका क्वेश्चंस भी, इसका फुल फॉर्म भी कई सारे पीसीएस एग्जाम्स में पूछ दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के कंसर्न में अगर इंडिया को बात करें तो इस UPI का प्रयोग करने वाला लार्जेस्ट वर्ल्ड में इंडिया एक कंट्री इमर्ज आउट हुआ है। तो यहाँ पे रैपिड राइज हुई है ऐसे ट्रांजैक्शंस में UPI के। भारत के पूरी डाटा को अगर रीड करते हैं तो 2021 में बात करी जाए NCPI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी UPSC क्वेश्चंस बनाई हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो कि आपकी ये सब चीज़ों को रेगुलेट करने में कार्य करती है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जल्दी से कमेंट सेक्शंस में लिख कर आप ज़रूर बताएं। तो लिमिटेड नंबर ऑफ डेली ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कर दिया गया था कि 20, और जो वैल्यू कर दिया गया था अमाउंट वो 1 लाख के आसपास कर सकते हैं। NPCI के अंतर्गत ये चीज़ें कर दी गई थी। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो 10 ट्रांजैक्शंस 24 घंटे के अंदर कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 20 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर। दूसरी तरफ क्या बात ही करी जा रही है, अभी जो UPI का ट्रांजैक्शंस रिसेंट ईयर की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और अल्टरनेटिव कैश की बात करी जाए, ये डीमोनेटाइजेशंस के बाद, डीमोनेटाइजेशंस आया आपका 2016 में, लेकिन इंडिया उसी समय UPI लेके आता है और यहाँ पे मोबाइल से मोबाइल पेमेंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई सही समय पे, राइट टाइम पे, जिसके कारण अब इस ग्राफ को देखेंगे हम, आप देख सकते हैं अप्रैल 2016 में डिजिटल पेमेंट की क्या हाल थी, और ये देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से बढ़ती हुई 23 में नज़र आ रही है। दूसरा जो चार्ट है ये दिखाता है, देखिए UPI का, तो UPI का लेवल आप देख सकते हैं कितना अधिक है। ये सारी नेफ्ट, IMPS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, पेपर बेस्ड, अदर। तो ये जो पेपर बेस्ड है और अदर्स ये यहीं तक सीमित हैं, बाकी यहाँ से यहाँ 73 के आसपास परसेंटेज ये चीज़ें देख सकते हैं कितना परसेंटेज है जो कि UPI कवर करता है, क्योंकि ये बहुत आसान है, मोबाइल से सिंपली पेमेंट कर सकते हैं और सिक्योर और सेफ्टी इसकी बहुत हाई है। अगर आप OTP किसी से शेयर नहीं कर सकते, नहीं करते हैं तो आपका चीज़ें सिक्योर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लूप होल्स पैदा हो ही जा रहे हैं, इसलिए इसके डाटा प्रोटेक्शंस को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जो चार्ट दिखा रहे हैं 15-16 से लेके 22-23 तक, तो आप देख सकते हैं 15-16 से 22-23 तक NEFT किस प्रकार से ये चीज़ें चली, अब ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। चौथा जो है UPI ट्रांजैक्शंस ऐप के द्वारा बात करी जाए तो फ़ोनपे से सबसे ज़्यादा हो रहा है, और GPay उसके बाद पेटीएम, उसके बाद चीज़ें चल रही हैं। तो अपना फ़ोनपे सबसे ज़्यादा चल रहा है, और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बैंक से वो SBI से है, फिर HDFC से है। ये दोनों बैंक से ट्रांजैक्शंस सबसे ज़्यादा डिजिटली हो रहे हैं। तो ये आंकड़ा है, इम्पोर्टेंट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया।
कुछ न्यूज़ और फैक्ट्स जो कि मैं पहले बताया था, लास्ट में भी आपको मिलेंगे, वो ये यहाँ पे है। तो जेम कोवैक इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है, ये यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। तो इंडिया की पहली इंडिजिनस mRNA वैक्सीन इंडिया में बनाई गई, इंडिया के द्वारा बनाई गई वैक्सीन्स डेवलप करी गई है जेम कोवैक OM। तो जेम कोवैक OM mRNA है, ये चीज़ें याद रखिएगा। और ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए ये चीज़ें डेवलप करी गई है, किस चीज़ में, तो जो भी कोविड-19 है उसको लेके यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। और ये अप्रूव कर गई है इमरजेंसी गाइडलाइन के अंदर DCGI के द्वारा। तो जेम कोव-19 अगेंस्ट कोविड-19 ये चीज़ें याद रखिएगा। जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये कंपनी इसका निर्माण कर रही है, पुणे बेस्ड कंपनी है। कौन कंपनी है, क्या नाम है दवा का, किसके लिए है, क्या कोडिंग है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी। दूसरा जो है तजिंदर सिंह यहाँ पे अपना ही रिकॉर्ड और एशिया का रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड और एशिया का रिकॉर्ड, दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ते हुए नजर आए। किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो शॉर्ट पुट से जुड़े हुए हैं। 21.77 मीटर का ये गोला फेंके हैं आपके भुवनेश्वर में इंटर स्टेट चैम्पियनशिप में ये चीज़ें हुई हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट है न्यूज़, अगर बन जाए तो ये चीज़ें याद रखिएगा। दूसरी तरफ इमरान खान को पुनः कोर्ट इशू की है नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इमरान खान के द्वारा। तो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट यहाँ पे कोर्ट अब अपनी चीज़ों को बदल दी गई है। देखिए यार न्यूज़ में आ गई है, इमरान खान को पुनः नॉन बेलेबल अरेस्ट हो सकते हैं। कतार एग्री की है सेकेंड लॉन्ग टर्म गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट चाइना के साथ। तो कतार और चाइना में गैस पाइपलाइन हुई है, ये न्यूज़ में है, याद रखिएगा। तो 27 ईयर के लिए सप्लाई डील चाइना के साथ हुई है, ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। तो चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यहाँ पे कतार के साथ डील करती हुई नज़र आई है। दूसरी तरफ एंड्रू टैटे जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं रोमानिया के, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इनकी उम्र 36 साल, इनके भाई की उम्र 34 साल और 2 वुमेन भी लास्ट ईयर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, क्यों, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए और इनके ऊपर रेप का भी केस चल रहा है। तो देख सकते हैं अभी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये चीज़ें सारी इशू निकल के आ रही हैं। जर्मनी में ये चीज़ें अनवील की गई टेडी वियर। तो ये जो मास्केट है यूरो 2024 में जो चीज़ें होनी है, यूरोपियन चैम्पियनशिप जर्मनी में जो होनी है, तो जर्मनी जो है मास्कोट यहाँ पे जारी किया। तो इसका क्या नाम हो सकता है, इन्हीं सब चीज़ों में से इसका नाम तय होगा। तो एल्बर्ट, बर्नांडो, बर्नरहार्ट, हार्जीबोन और ये सब चीज़ों में से ही इसका नाम तय होगा। अभी फिक्स नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यह एक बियर है। तो बार का मतलब जर्मन में बियर होता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियोस को शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशंस एक्चुअली सबके साथ प्राप्त हो सके, सबको मिल सके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।